हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास लेके आज आपके आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं। और आज जो कि कल मैंने वर्णमाला शुरू की थी, वहां पे स्वर के संबंध में जो भी फैक्ट आपकी परीक्षा संबंधित बन सकते थे, सारे फैक्ट की मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में मैंने आज के लिए आपसे कहा था कि आज की क्लास में मैं आपसे व्यंजन की चर्चा करूंगा। तो आज जो भी व्यंजन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके संबंध में संपूर्ण चर्चा करके वर्णमाला के इस टॉपिक को आज मैं समाप्त कर दूंगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगा व्यंजन के संबंध में। तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि व्यंजन की संख्या, अगर मैंने कुल व्यंजन के संबंध में आपको बताया था, तो वहां पे बताया था कि व्यंजन की कुल संख्या 39 होती है, लेकिन एक जगह मैंने 41 भी लिखा था। तो वह इसलिए 41 लिखा था कि वहां मैंने आपको बताया था कि अंग और आह दो ऐसे शब्द हैं, जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना तो पूर्णतः व्यंजन है, लेकिन कभी कभी उनको व्यंजन की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए मैंने वहां पे 41 लिखा था। तो यदि आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तब आपका जवाब 39 हो जाएगा। और यदि यदि अयोगवाह, चूंकि आपका अंग और आह इधर मैंने लिखा है अयोगवाह के रूप में, यदि अयोगवाह को जोड़ के आपसे पूछ लिया जाएगा तब हमारा जवाब 41 हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको इसके पूरे जो जो कॉन्सेप्ट पूरा व्यंजन का है उसके संबंध में पूरी चर्चा करूंगा, और इन 39 व्यंजनों को आपको हर जगह गिन के भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से 39 व्यंजन आए हैं। तो उस संबंध में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। अगर व्यंजन के संबंध में अगर परिभाषा की बात करें, तो कल की क्लास में मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा बताई थी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना कि मैंने स्वर के विषय में बताया था कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की उनको सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। फिर आपसे व्यंजन के वर्गीकरण के संबंध में मैं आप बात करूंगा। जैसे मैंने कल स्वर के वर्गीकरण के विषय में आपको जो 7 तरीके का वर्गीकरण था पूरा आपको बताया था, उसी तरीके से आज व्यंजन के वर्गीकरण के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसका वर्गीकरण किया स्पर्श व्यंजन के आधार पर। स्पर्श व्यंजन के आधार पे इसका मतलब, सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या, वो आप समझ लीजिए कि इनका उच्चारण करते समय, मैंने लिखा है इनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष भाग को स्पर्श करती है, किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ को स्पर्श करते हुए निकले। आप बहुत आसानी से स्पर्श व्यंजन उसको कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से हवा निकलती है, फेफड़ों से जो हवा निकलती है, तो वह मुख में किसी विशेष भाग से, मुख के किसी विशेष भाग से स्पर्श करते हुए बाहर आती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्वरों में बताया था कि इसमें कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, फिर ओष्ठ, इस संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो वही बात यहाँ पे की जाएगी। उच्चारण के स्थान पर इसको कंठ, तालव्य और मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ के क्रम में बांटा गया है। तो आपको पता है कंठ का मतलब है कि ऐसे वर्ण जो जिनको बोलते समय ऐसा महसूस हो कि हवा कंठ से निकल रही है, यानी कि गले से निकल रही है, वो कंठ वर्ण की श्रेणी में आ जाएंगे। तालव्य के संबंध मैंने आपसे बताया था कि अगर हमारी जीभ तालु को टच कर रही है, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ऊपरी मुख की ऊपरी छत है उसके पिछले भाग को, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह की ऊपरी छत के पिछले भाग को टच करती है, तो तालव्य वर्ण हो जाएंगे। मूर्धन्य के संबंध में मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ ऊपरी छत के अगले भाग को टच करती है। आपको याद रखना है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह की छत के अगले भाग को टच करती है, वह मूर्धन्य की श्रेणी में आएंगे। दंत के विषय में मैंने आपको बताया था कि जिनके उच्चारण के समय, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ दांतों को टच करती है, वह दंत की श्रेणी में आ जाएंगे। और ओष्ठ के संबंध मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी होंठ प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसे वर्ण किसमें आ जाएंगे, ओष्ठ में आ जाएंगे। तो चूंकि इसके संबंध में मैंने जो आपको स्वर बताए थे, तो वहां भी इसके संबंध में, इन वर्ग के संबंध मैंने आपको बता दिया था। तो कंठ वर्ग में कौन सा आ जाएगा, मैंने आपको बताया था जो का वर्ग होगा, जो का वर्ग होगा वो कंठ की श्रेणी में आ जाएगा, जिसमें का, खा, गा, घा और अंगा ये शामिल होंगे, तो कंठ की श्रेणी में ये आ जाएंगे। फिर अगर तालव्य की बात की जाए तो चा वर्ण, जो चा वर्ग होगा पूरा, वो तालव्य की श्रेणी में आ जाएगा। फिर मूर्धन्य की बात की जाए, जो टा वर्ग होगा, वो मूर्धन्य की श्रेणी में आ जाएगा। और दंत के संबंध में अगर मैं आपसे बात करूं, तो दंत के संबंध में जो ता वर्ग है वो दंत के संबंध में, जैसे जो ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा और ना, जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी जीभ चूंकि दांतों को टच कर रही है, इसलिए दंत की श्रेणी में आएंगे। और ओष्ठ की श्रेणी में पा वर्ग आ जाएगा, जैसे पा, फा, बा, भा और मा। जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे ओठ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यदि हम अपने ओठों को पकड़ लें तो ये पा वर्ग के किसी भी वर्ण को हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ओष्ठ श्रेणी के अंतर्गत
आ जाएंगे। तो याद रखने का इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि जो कंठ है वो का से शुरू होता है, तो जो का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग कंठ में आ जाएगा, तो आप का से इस का को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। फिर अगर बात मैं करूं दंत की, आप दंत को याद कर लीजिएगा। जिस वर्ण में दंत की शुरुआत दा से हो रही है और जिस वर्ग में दा आ रहा है वह दंत हो जाएगा। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि जिस वर्ग में दा आ रहा है वह दंत हो जाएगा। ओष्ठ बहुत आसानी से आप जब आप अक्षरों का उच्चारण करेंगे, वर्णों का उच्चारण करेंगे, तो ओष्ठ, जो ओष्ठ व्यंजन है बहुत आसानी से आप पकड़ पाएंगे, जिसमें हमारे ओष्ठ प्रतिक्रिया करते हैं, ओष्ठ हो जाएंगे। फिर याद करने के लिए आपके पास दो बचे हैं, एक तालव्य और दूसरा मूर्धन्य। तो कंठ के ठीक बाद तालव्य आ जाएगा और तालव्य के ठीक बाद मूर्धन्य आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने दो व्यंजन यहाँ पे लिखे हैं, ढ़ और ढ़। ये दो व्यंजन आप देख लीजिए, जो ढ़ और ढ़, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इनके संबंध में याद रखिएगा, ये दो ऐसे व्यंजन है जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर, इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है और तेजी से नीचे की ओर आ जाती है। आपको याद रखना है कि इसके जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा, लिखा है जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और तेजी से नीचे आ जाती है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और उसमें ये ड़ा और ढा, ये दो ऐसे वर्ण है जो उत्क्षिप्त व्यंजन में शामिल है। उसके बाद मैंने घोषत्व व प्राण के आधार पर, उसके बाद वर्गीकरण जो मैंने किया है घोषत्व व प्राण के आधार पर। लेकिन इस वर्गीकरण को बताने से पूर्व पहले मैं इनके नीचे जो मैंने अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन इसके संबंध में लिखा है, पहले उसकी चर्चा कर लूंगा। क्योंकि जब मैं आपको घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को बताऊंगा, तो वहां पे बार बार अल्प प्राण और आपके जो आपका ये अंतस्थ व्यंजन है और दूसरा आपका जो ऊष्म व्यंजन है, ये इनमें जो व्यंजन शामिल है वो व्यंजन वहां भी आएंगे। तो पहले आपके लिए अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के विषय में जान लेना आवश्यक है, जिससे जब मैं आपको घोषत्व के आधार पर सघोष और घोष के विषय में बताऊं, सघोष और अघोष के विषय में या अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में बताऊं, तो बहुत आसानी से आप समझ सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न उठता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये चार ऐसे वर्ण हैं, ऐसे व्यंजन हैं जिनको अंतस्थ की श्रेणी में रखा जाता है। और अंतस्थ के विषय में जो इसकी परिभाषा है वो आप जान लीजिए कि ऐसे वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है। ऐसे वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, इनको क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और इसमें शामिल चार व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा, इसको याद रखना आपको। फिर आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। सबसे पहली बात, तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में कितने व्यंजन शामिल हैं, चार। जैसे कि मैंने आपको पीछे यहाँ बताया, अंतस्थ व्यंजन के संबंध में आपको याद रखना है कि इसमें चार व्यंजन शामिल हैं, या, रा, ला और वा। उसी तरीके से ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आपको याद रखना है कि इसमें भी चार व्यंजन हमारे शामिल हैं, शा, शा, शा और हा। यानी कहने का मतलब तीनों सा और हा इसकी श्रेणी में आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आ जाएंगे। और ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष भाग से घर्षण या रगड़ खाकर निकले। जब हम किसी ऐसे वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं जिसमें हमको ये महसूस हो कि वायु उसको बोलते समय जो वायु निकल रही है वो कहीं ना कहीं से रगड़ते हुए या घर्षण खाते हुए निकल रही है और साथ ही साथ उष्मा उत्पन्न कर रही है, यानी कि गर्मी उत्पन्न कर रही है, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाएगा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाएगा। और इसमें कौन कौन से व्यंजन हमारे शामिल हैं, तीनों सा और हा, चार व्यंजन इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल आपको ऊष्म, संघर्षी, अंतस्थ व्यंजन के विषय में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आपसे मैं चर्चा करूंगा घोषत्व के आधार पर और प्राण के आधार पर। तो घोष के संबंध में मैंने कल आपको बताया था, घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और हमको ये महसूस हो कि हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, तो इसका मतलब है वो घोषत्व या घोष, या तो घोष हो जाएंगे। और जिनमें जो घोष का अर्थ मैंने आपको बताया है, घोष का अर्थ होता है कंपन। तो आपको ये याद रखना है कि यदि किसी वर्ण को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में हमको ये महसूस हो जाए कि कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो वह कौन से वर्ण हो जाएंगे, वह घोष वर्ण हो जाएंगे। और यदि जिन वर्णों के उच्चारण में हमको कंपन न महसूस हो, वह अघोष वर्ण हो जाएंगे। तो उसी संबंध में आपसे पहले चर्चा करता हूँ। तो अघोष के संबंध में मैंने क्या लिखा है कि इनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है। कहने का मतलब है कि अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन
या तो कम आ सकता है या ना के बराबर कंपन होता है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो उसको अघोष कहते हैं। और अघोष में शामिल कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का, चाहे क वर्ग की बात की जाए, चाहे चा वर्ग की बात की जाए, चाहे टा वर्ग की बात की जाए, चाहे ता वर्ग की बात की जाए, और चाहे पा वर्ग की बात की जाए, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष की श्रेणी में आता है। और उसको मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक कोष्टक बना के उसमें लिख भी रखा है कि पहला और दूसरा व्यंजन प्लस आगत व्यंजन फा। आपको याद रखना है कि अघोष में कौन कौन से शामिल होंगे? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, साथ में आगत व्यंजन फा। आगत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी में शामिल हुए हैं। तो इसमें आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये मैंने जैसे यहाँ पे कोई अक्षर मैंने फा लिखा, तो इसके नीचे ऐसे नुक्ता लगा होगा, आपको याद रखना है इसके नीचे ऐसे नुक्ता लगा होगा। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है जिसमें भी नुक्ता नीचे लगा होगा वह आगत व्यंजन होगा। तो आपको याद रखना है कि अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, साथ ही साथ आगत व्यंजन फा और ऊष्म व्यंजन के संबंध में मैंने आपको इधर बताया है कि सारे ऊष्म व्यंजन सा, सा और शा, जो तीनों सा है ऊष्म व्यंजन में, जो तीनों सा है इसमें शामिल होंगे अघोष में। अघोष के विषय में एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, आगत व्यंजन फा जिसमें नीचे फा में नुक्ता लगा होगा, वो आगत व्यंजन फा, और ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ऊष्म व्यंजन के संबंध में मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया कि 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, लेकिन हा को छोड़ के जो ऊष्म व्यंजन के तीनों सा हैं वो किसमें शामिल होंगे? अघोष में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सघोष की, तो सघोष के संबंध में आपको कहीं सघोष भी और कहीं घोष भी लिखा मिल सकता है। तब आपको याद रखना है कि स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन, ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है, उनको क्या कहेंगे? सघोष या घोष वर्ण उनको कहेंगे। और इसमें शामिल कौन कौन से होते हैं? यहाँ मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख रखा है कि जो तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इसके संबंध में आपको याद रखना कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन इसमें शामिल होंगे, आपके सघोष में शामिल हो जाएंगे। और उसके साथ में उत्क्षिप्त व्यंजन ला, यहाँ जो कि मैंने यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन के संबंध में आपको बताया, जो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है वो भी किसमें शामिल होंगे? सघोष में। फिर आगत व्यंजन जा, देखो जा के नीचे यहाँ पे नुक्ता लगा है इसलिए आगत व्यंजन हो गया, आगत व्यंजन जा, तथा ऊष्म व्यंजन हा। जो ऊष्म व्यंजन के जो तीनों सा हैं वो आपके अघोष में शामिल होते हैं। इन ऊष्म व्यंजन का जो हा है इसमें शामिल हो जाएगा, सघोष में शामिल होगा। उसके बाद बात कीजिए कि सभी अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला और वा इसमें शामिल होंगे, आपके सघोष में शामिल हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, कठिन भी है, लेकिन आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। और ज्यादातर प्रश्न इनसे उठता है, जो मैं आपको यहाँ बीच में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि बाई चांस अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाए तब आपको ये पढ़ा होना चाहिए और आप प्रश्न को आसानी से बना पाए। तो आप फिलहाल ऊपर के जो ये 3 है कि आपका जो अघोष है उसमें पहला और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और सघोष में हर वर्ग का दूसरा, तीसरा और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन शामिल होते हैं। और साथ ही साथ अघोष में आपको याद रखना है पहला और दूसरा व्यंजन के साथ साथ में आगत व्यंजन फा और ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन हा को छोड़ के जो 3 सा है ऊष्म व्यंजन में, वो तीनों सा अघोष में शामिल होंगे। और वहीं अगर सघोष की बात की जाए तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन, दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन, फिर आगत व्यंजन जा तथा ऊष्म व्यंजन हा, चूंकि हा इसमें इधर नहीं शामिल है तो हा किसमें शामिल हो जाएगा? सघोष में। और सभी अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा इसमें शामिल हो जाएंगे आपके सघोष में। तो अघोष और सघोष के संबंध में आसानी से आप समझ पाए होंगे। अब बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण की। तो प्राण के संबंध मैंने आपको बताया था कि प्राण का अर्थ होता है हवा। अल्प प्राण और महाप्राण को आप इस आधार में बांट लीजिएगा कि ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी मुख से या हमारे फेफड़ों से कम हवा निकलती हो, ऐसा हमको आभास हो कि इनको बोलते समय कम हवा निकल रही हो, अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। और जिनको बोलते समय ज्यादा हवा निकल रही हो वो किस श्रेणी में आएंगे? महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। तो आप इसमें याद रखिएगा, देखिए अल्प प्राण में मैंने आपको याद रखने के लिए मैंने लिखा ऑड। जो अल्प प्राण होगा, जो उसमें जो वर्ग हमारे हैं सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर, यानी कि पहला भी ऑड है, तीसरा भी ऑड है और पांचवा भी ऑड है, यानी कि विषम संख्या।
ऐसे व्यंजन जो विषम संख्याओं पे आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसका क्रम बना दूं तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा और ये पांचवा। तो ऐसे व्यंजन जो विषम संख्याओं पे आ रहे हैं, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें शामिल हो जाएंगे आपके अल्प प्राण में। इसमें शामिल होंगे अल्प प्राण में। तो आपको याद रखना है, अल्प प्राण की परिभाषा पहले आप समझिए कि उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। तो इसमें अल्प प्राण में शामिल कौन से होंगे? हर वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, फिर आपका उच्छिष्ट व्यंजन रा, आगत व्यंजन जा तथा सभी अंतस्थ व्यंजन। तो सभी अंतस्थ व्यंजन है, चूंकि देखिए आप बोल के अगर देखिए या, रा, ला, वा, इनको बोलने में चूंकि कम हवा बाहर निकल रही है, इसलिए किसमें शामिल हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण में। और साथ में उच्छिष्ट व्यंजन रा शामिल होगा, आगत व्यंजन जा शामिल होगा, आगत व्यंजन जा, और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण में शामिल होगा। अब चूंकि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में शामिल हो गया, तो जो आपके इवन वाले यानी कि सम संख्या वाले बचे हैं, दूसरा और चौथा, तो आपको याद रखना है हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण की श्रेणी में आ जाएगा। आपको याद रखना है कि हर वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण की श्रेणी में आ जाएगा। अब चूंकि एक उच्छिष्ट व्यंजन अल्प प्राण में आ चुका है, तो जो ढ़ा बचा है वो किसमें आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। और आगत व्यंजन फा आ जाएगा। और इसमें चूंकि सभी अंतस्थ आ चुके हैं, तो जो सभी ऊष्म व्यंजन है तीनों सा और हा किसमें आ जाएंगे? महाप्राण में आ जाएंगे। फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से एक बार मैं फिर से अल्प प्राण और महाप्राण के संबंध में आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि अल्प प्राण में सबसे पहली बात क्या है कि उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। और चूंकि मैंने इसको सरल बनाने के लिए ऊपर लिख दिया आठ, यानी कि ऐसे व्यंजन जो विषम संख्याओं वाले स्थान पर है, इससे पहले किसी वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, यानी कि किसी वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन आपके अल्प प्राण की श्रेणी में शामिल होगा। और उसके साथ साथ उच्छिष्ट व्यंजन ला, आगत व्यंजन जा और सभी अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, लावा इसमें शामिल होंगे अल्प प्राण में। और अगर महाप्राण की बात की जाए, जिसमें मैंने ऊपर इवन लिखा है, सबसे पहली बात तो उच्चारण में ज्यादा हवा मुख से बाहर निकलती है। महाप्राण के संबंध में आपको याद रखना है कि उच्चारण करते समय ज्यादा हवा मुख से बाहर निकलती है। और इसमें हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन रा, आगत व्यंजन फा और सभी ऊष्म व्यंजन यानी कि तीनों सा और हा इसमें शामिल होते हैं। तो आपका सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन और जो भी जितने तरीके के आपके इसमें व्यंजन संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, मैंने सबके संबंध में आपसे चर्चा कर ली। अब 2-3 फैक्ट और बच रहे हैं, वो आप समझ लीजिए। एक तो नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन के संबंध में आपको जानना है कि हर वर्ग का पांचवा और अंतिम, हर वर्ग का पांचवा या अंतिम व्यंजन जो होता है वह नासिक व्यंजन की श्रेणी में आता है। जैसे आपका इसमें आ गया ड़ा, या, ना, ना और मा। तो ऐसे व्यंजन जो किसी वर्ग के अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण है यानी कि पंचमाक्षर है, वो किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? नासिक व्यंजन की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे है संयुक्त व्यंजन से। संयुक्त व्यंजन के संबंध में आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार शब्दकोश में लगाने के लिए यहाँ से प्रश्न उठते हैं। और मैंने कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखे हैं कि जैसे जो संयुक्त व्यंजन है, इसका सबसे पहली बात तो ये 2 वर्णों के मेल से बना होता है। और कितने होते हैं संयुक्त? आपको याद रखना है कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक आपका हो गया छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा, छतरी वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 अक्षर, 4 वर्ण ऐसे हैं इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, इसके संबंध में प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है शब्दकोश में लगाने के लिए कि छा का स्थान, इस तरीके से छतरी वाले छा के संबंध में आपसे पूछ लिया जाएगा कि छा का स्थान किस वर्ण के बाद आता है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आपको ध्यान देना है क्योंकि छा आधे का और सा से मिलकर बना है। आपको याद रखना है कि जो छतरी वाला छा है वह आधे का और षटकोण वाले सा को मिला के बना है। तो आपको इसके संबंध में याद रखना कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शब्दकोश में छा का स्थान किस वर्ण के बाद आएगा, तो आपका जवाब हमेशा हो जाएगा का वर्ण के बाद आएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? का वर्ण के बाद छा का स्थान आएगा। उसके बाद आता है त्रा। त्रा आधे ता और रा से मिलकर बना, जो त्रा होता है वो आधे ता और रा से मिलकर बना है। और यहाँ अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि त्रा का स्थान शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आएगा, तब आपका जवाब हो जाएगा श्रा। जो आपका ये है त्रा का स्थान ता वर्ण के बाद आता है शब्दकोश में। आपको याद रखना है कि त्रा वर्ण है, इसका स्थान शब्दकोश में ता वर्ण के बाद आएगा, क्योंकि ये आधे ता और रा से मिलकर बना है। फिर ज्ञा के संबंध में, ज्ञा आधे जा और इया से मिलकर बना। आपको याद रखना है
कि ज्ञा आधे जा और इया से मिलकर बना है। तो अगर इसके संबंध में आपसे पूछा जाए कि ज्ञा का स्थान शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आएगा, तब आपका जवाब हो जाएगा ज्ञा का स्थान जा के बाद, शब्दकोश में जा के बाद ज्ञा का स्थान आएगा। आपको इस बात को याद रखना है। फिर आता है आपका स्रा। तो स्रा में एक तो आधा सा, सलीफा वाला आधा सा और रा से मिलकर स्रा बना है। तो यहाँ से भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वर्ण के बाद स्रा का स्थान आता है। तब आपको याद रखना है कि जो सलीफा वाला सा है उसके बाद स्रा का स्थान शब्दकोश में आएगा। तो संयुक्त व्यंजन के संबंध में जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी, और इसमें इसी तरीके से प्रश्न शब्दकोश में लगाने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर दो बचे हैं अंग और आह। अंग और आह इनको अयोगवाह वर्ण की श्रेणी में रखा गया। अयोगवाह वर्ण की श्रेणी में इनको इसलिए रखा गया है कि ये ना तो पूर्णतया स्वर है और ना तो पूर्णतया व्यंजन है, इसलिए अंग और आह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। इसमें अंग को क्या कहा जाता है, जो अंग होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहा जाता है। आपको याद रखना है कि अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। तो फिलहाल व्यंजन के संबंध में जो भी आपकी परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। और दो तीन चीजें मैंने यहाँ पे और लिखी है कि जो षटकोण वाला सा है और ये सरौता वाला सा है, इनके संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि षटकोण वाला सा मूर्धन्य सा कहलाता है और ये वाला सा जो सरौता वाला सा है इसको दंती सा कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि दंत वर्ग में ता वर्ग, दंत जो श्रेणी है, दंत वर्णों की जो श्रेणी है उसमें ता वर्ग के साथ साथ सलीफा वाला सा शामिल है, और जो मूर्धन्य वर्णों की श्रेणी है तो उसमें टा वर्ग के साथ साथ षटकोण वाला सा भी शामिल है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने कहीं पे लिखा है, हाँ ये याद रखिएगा, रा। एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है, लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है। तब आपको याद रखना है कि रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि या और वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। या और वा को हमने अंतस्थ व्यंजन के तहत आपको पढ़ाया है, लेकिन कई बार या और वा को अर्ध स्वर भी माना जाता है। तो आपसे अर्ध स्वर के विषय में पूछ लिया जाए तो या और वा दो ऐसे वर्ण जो अर्ध स्वर होंगे, और साथ ही साथ अगर आपसे लुंठित व्यंजन के संबंध में पूछ लिया जाए तो रा एक लुंठित व्यंजन कहलाएगा। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पे 39 व्यंजन लिखे थे, मैं आपको एक बार इसको गिनती करके बता देता हूँ कि देखो 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो 25 व्यंजन तो ये हो गए आपके, जो मैंने सभी वर्गों में 25 व्यंजन आपके ये हो गए। उसके बाद 2 मैंने उच्छिष्ट व्यंजन लिखे हैं तो 25 2 27 हो गए, और उसके बाद मैंने 4 व्यंजन लिखे हैं अंतस्थ तो 27 4 31 हो गए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 ऊष्म व्यंजन लिखे तो 31 4 35 हो गए, और उसके बाद मैंने संयुक्त व्यंजन 4 लिखे हैं यानी कि 35 4 39 हो गए। तो मैंने वही 39 लिखे और 41 मैंने उस हिसाब से लिखे थे कि यदि अयोग व वर्ण दोनों को शामिल कर दिया जाए तो 39 में 2 जोड़ने पे 41 हो जाएगा। तो आपको व्यंजन के संबंध में याद रखना है कि 39 व्यंजन होते हैं, और मैंने आपको गिन के बता दिया। 41 उसी स्थिति में 41 का जवाब देना है जब आपसे अयोगवाह वर्णों को भी मिला के पूछा जाए, तब हमारा जवाब 41 हो जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और फिलहाल आप जो मेरी दूसरी जीएस की क्लास चल रही है वहाँ पे जाके आप पॉलिटी, वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से संविधान संशोधन की श्रृंखला में चला रहा हूँ, वहाँ जाके आप एक एक करके बहुत आसानी से संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और कल की क्लास में अगर मुझको हिंदी क्लास लेने का समय मिलेगा तो विराम चिन्ह के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल वर्णमाला से संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते थे आपकी परीक्षा में, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सबकी मैंने आपसे चर्चा कर ली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।